हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल स्टडी विद NS28 में। एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हैं हमारी आज की न्यू व इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको करवाएंगे हरियाणा के सभी एग्जाम्स में आने वाले हिंदी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक द वीडियो। तो चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हिंदी के सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर दे पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई एम श्योर दैट दिस वीडियो विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्न 1, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? ए सम हलंत धनमति, ए सम हलंत धनमति, बी सत हलंत धनमति, सी सद हलंत धनमति या फिर डी सन हलंत जमामति। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। सन्मति का सही संधि विच्छेद है सत हलंत धनमति। तो बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा गया है। ये पिछले 5 साल के एग्ज़ाम में आपसे कम से कम 2 या 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपसे पूछा गया है। HSSC के हिंदी के एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में आपके हिंदी आती है या फिर पुलिस कांस्टेबल का हो, ग्राम सचिव का हो, जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है उसमें ये पूछा गया है आपसे। आप देख सकते हैं पीछे जाके। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इति धन आदि। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? यानी 3 ऐसे हैं शब्द इसमें जो वृद्धि संधि के उदाहरण हैं, लेकिन एक इनमें गलत है जो कि वृद्धि संधि का उदाहरण न होकर कोई और सी संधि का उदाहरण है। ए सदैव, बी परमोदार्य, बी गुरुपदेश, सी जलोग। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी 3 सदैव, परमोदार्य और जलोग वृद्धि संधि का उदाहरण है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। जो गुरु उपदेश है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? यानी दिए गए चारों ऑप्शन में से दीर्घ संधि है जिस शब्द में, वो कौन सा युक्त पद है इनमें से 4 ऑप्शन में से? ए महर्षि में, बी दैत्यारी में से, सी सूर्योदय या फिर डी देवेंद्र। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। जो दैत्यारी शब्द है हमारा, इसमें दीर्घ संधि मौजूद है। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्वर संधि से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ए संयोग, बी पवन, सी नमस्कार या फिर डी मनोहर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। पवन है जो स्वर संधि का उदाहरण है। अब कई बार एग्जामिनर आपसे स्वर संधि का वो पूछ लेता है कि इसका विग्रह करिए। पवन, जैसे पवन यहाँ पर पूछा गया कि इसमें स्वर संधि है। अब कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि इसका संधि विच्छेद करिए, यानी इसको बीच में से तोड़कर बताइए सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो पवन का हो जाएगा पो धन अन, यानी पो प्लस अन। पवन का हो जाएगा पो प्लस अन। क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? पीछे क्वेश्चन में पूछा गया था स्वर संधि वाला, अब पूछा गया है विसर्ग संधि कौन से शब्द में है? ए नरेंद्र, बी सज्जन, सी सदैव, डी अतएव। आई होप इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा, बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आपके एग्जाम में आगे फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। इससे इजी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और कई स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पहले ही पता चल गया होगा। देखिए, सदैव में है हमारी वृद्धि संधि, नरेंद्र में है हमारी गुण संधि, ठीक है। और देखिए इसमें अतएव है जो, इसमें है हमारी विसर्ग संधि। अतः, देखिए अतः एव, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद अगर इसको बीच में से तोड़कर देखेंगे तो इसमें आपको अपने आप ही विसर्ग संधि का नजर आ जाएगा कि इसमें विसर्ग संधि मौजूद है। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। उत जमा हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत जमा हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, यानी कौन सा नया शब्द अगर आप इन दोनों को मिलाओगे, ठीक है, तो वो कौन सा शब्द बनेगा? उतार, उद्धार, उदार या फिर आहार। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। उत हलंत जमा हार के योग से हमारा उद्धार शब्द बनेगा। आई होप आप सभी को इसका राइट आंसर पहले से पता चल गया होगा, बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। तो बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ।
पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है? दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप मोस्ट से भी मोस्ट इसको बोलोगे तो भी कम पड़ जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। HSSC के प्रीवियस एग्जाम में बार बार सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप इसको मोस्ट से भी मोस्ट मान सकते हैं, या फिर उससे भी ऊपर जो होता है आप इसको लिख लीजिए, आपके माइंड में बिठा लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्या पता आपके विभाग में ये क्वेश्चन हो, क्या पता आपके भाग में आपको देखने को मिल जाए ये क्वेश्चन। ए ऑप्शन है इसका पर्या जमा वर्ण, बी है परिधि जमा आवरण, सी है परिध प्लस आवरण, या फिर परि जमा आवरण। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है परि जमा आवरण। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अनुनासिक का संबंध होता है, यानी अनुनासिक का संबंध किससे होता है? आप सभी को इसका पता होगा, केवल मुंह से। यानी अनुनासिक वो शब्द होते हैं जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नासिक शब्द वो होते हैं जो केवल नासिका द्वारा यानी नाक के द्वारा बोले जाते हैं। आप इसको बोलकर भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि अनुनासिक शब्द कौन से हैं और नासिक शब्द कौन से हैं, क्योंकि अनुनासिक में वो आ जाएंगे जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, और नासिक शब्दों में वो आएंगे जो केवल नाक से बोले जाते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए, वर्ग के तृतीय अक्षर यानी वर्गों के पहले 3 अक्षर, वर्ग के प्रथम अक्षर, या फिर वर्गों के प्रथम जो पहले अक्षर होते हैं वो, या फिर वर्गों के पंचम अक्षर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो मैंने इसका आपको पहले ही बता दिया था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो वर्ग के पंचम अक्षर हैं उनको अनुनासिक व्यंजन बोला जाता है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अनुनासिक व्यंजन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। वर्ग के पंचम अक्षर को हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ए 8, बी 9, सी 11, या फिर इनमें से कोई नहीं। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। आई होप एवरी स्टूडेंट्स नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। और अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो वर्ण होते हैं हमारे 52। और अगर ये पूछे कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो उसकी होती है 33 हमारे व्यंजन होते हैं। और अगर एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजन बताइए कितने होते हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में, वो है हमारे 25। तो आपके लिए यहाँ से कई क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप इनको माइंड में बिठा लीजिएगा या फिर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ए अद्भुत, बी अनुपम, बी अनुपम, सी अपूर्व, या फिर डी अभूतपूर्व। सभी स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पता होगा, बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको हम अभूतपूर्व बोलते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कहा ना जा सके क्या होता है? अकथनीय, बी अगम्य, सी अजर, या फिर डी अक्षम्य। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। जो कहा ना जा सके उसे हम कहते हैं अकथनीय, यानी हम उसको बोल ही नहीं सकते, हम उसको कह नहीं सकते, तो वो अकथनीय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जिस भी ग्रुप से आप कनेक्टेड हो, टेलीग्राम पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो, जहां मर्जी आप कनेक्टेड हो, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी हमारे भाई बहन HSSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी कर सकें। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समय की दृष्टि से अनुकूल, यानी हम उसको क्या बोलते हैं जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो? ए अनुकूल, बी समय अनुकूल, सी है हमारा प्रतिकूल, या फिर डी समानुकूल। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी पजलिंग है ये। इसमें कई स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि समय अनुकूल पे टिक करूं या फिर समानुकूल पे टिक करूं। ऐसे ही आपका वहाँ पर होता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, HSSC के एग्ज़ाम में आप बैठते हो, तो तब भी आप वहाँ पर ऐसे ही कंफ्यूज होंगे कि समय अनुकूल पे टिक करूँ या फिर समानुकूल पे, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, काफ़ी लगभग मिलते जुलते ऑप्शन आपको वहाँ पर दिए जाते हैं और इसी प्रकार वो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करने की चाल चलते हैं। तो देखिए, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। समय की दृष्टि से अनुकूल को हम कहते हैं समय अनुकूल। आपको समानुकूल पे टिक नहीं करना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन है समय अनुकूल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? इसका सभी को पता होगा, बिकॉज इससे इजी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है इस वीडियो में। आपको इसका आंसर पहले से पता होगा, फिर भी एक बार 4 ऑप्शन देख लीजिए, क्या पता आपके काम आ जाए ये क्वेश्चन। ए अज्ञ, बी कृतज्ञ,
सी विशेषज्ञ या फिर डी सर्वज्ञ। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, और जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो थोड़ा जानता हो, सब कुछ ना जानते हुए थोड़ा जानता हो, उसको हम बोलते हैं अल्पज्ञ। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग हिंदी की वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।